जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है मेरे भाई हमारा यहाँ पर आप सभी के बीच एक नया चैप्टर जिसका नाम है आपका कंप्यूटर मेमोरी का। इस चैप्टर की अगर मैं आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस की बात करूं या किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंस की बात करूं तो अमूमन आपको यहां से देखा जाता है कि 1 से 2 सवाल हर एक पेपर में जहां पर कंप्यूटर पूछा जाए वहां पे इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है अगर आप इसे समझेंगे तो, है ना। और बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं करनी पड़ती, बस अगर आप ध्यान से चीजों को देख मात्र लेंगे तो ये मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको सभी चीजें आपके दिमाग में फीड होती हुई दिखाई देंगी। सर नोट्स बनाए नहीं, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। तो जिस तरह से अगर मैं आपसे कहूं, है ना, बिल्कुल, तो जिस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे हमारी और आपकी याददाश्त, हमें और आपको क्या करने के लिए, लंबे समय तक कुछ याद रखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमारे दिमाग में याददाश्त, वही मेमोरी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर को भी किसी जो काम कर रहा है उसे करते रहने के लिए, वह भविष्य में किसी बात को आपको संभाल कर रखने के लिए, किसी डेटा को संभाल कर रखने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है ना। तो बिल्कुल वही हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी होती है। जैसे हमारी मेमोरी है वैसे कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है। तो बिल्कुल अब यहां पर कंप्यूटर मेमोरी में एक सबसे पहले एक बेसिक सी चीज से शुरुआत अगर मैं करूं, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, मात्र 2 मिनट चीजें पढ़ोगे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या एक चीज होती है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। क्या यूनिट्स ऑफ मेमोरी, अगर मैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी की बात करूं तो आप देखिएगा कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है। अगर मैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी की बात करूंगा तो आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर है इसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो आप याद रखना बिट होती है। क्या होती है, बिट। बिट से बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो आप कहेंगे भैया बाइट होती है। सॉरी, बिट से बड़ी निबल करेंगे, है ना, वैसे बाइट भी आ जाती है अगर निबल ऑप्शन में ना हो, नहीं तो निबल। निबल से बड़ी कौन सी यूनिट होती है, तो याद रखिएगा बाइट होती है। बाइट से बड़ी कौन सी यूनिट होती है, तो हम कहेंगे केबी होगी। केबी से बड़ी एमबी, एमबी से बड़ी जीबी, जीबी से बड़ी टीबी, टीबी से बड़ी पीबी, पीबी से बड़ी ईबी, ईबी से बड़ी जेडबी, जेडबी से बड़ी वाईबी, वाईबी से बड़ी ब्रोंटा बाइट और ब्रोंटा बाइट से बड़ा जियोप बाइट। जियोप बाइट, राइट। तो ये क्या है हमारा, ये यूनिट ऑफ मेमोरी का एक सीधा सीधा क्रम आपको दिया है। कई बार आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ लेगा कि दी गई 4 यूनिट ऑफ मेमोरी को जो भी दी गई हैं इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाएं, इन्हें घटते हुए क्रम में लगाएं, और इसका जो सीक्वेंस है वो अपने हिसाब से वो बिगाड़ करके देगा, कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे, फिर आपसे कहेगा कि बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसे बढ़ते हुए क्रम में दिखा रहा है, ठीक है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, ब्रोंटा बाइट, जॉब बाइट। अगर मैं आपसे कहूं एक बिट, एक निबल, एक बाइट, एक केबी, एक एमबी, एक जीबी, एक टीबी, एक पीबी, एक ईबी, एक जेट्टाबाइट, एक योट्टाबाइट, एक ब्रोंटा बाइट और एक जियोब बाइट किससे मिलकर के बनता है, तो हम और आप कहेंगे कि भैया ये जो है हमारा एक बिट मिलकर बनता है 0 और 1, जो 2 बाइनरी डिजिट होते हैं हमारे कंप्यूटर में जो 2 बाइनरी डिजिट होते हैं, 2 आधारीय अंक जिन्हें हमारा आप कहते हैं, तो 0 और 1 से मिलकर के एक बिट बनती है। किससे मिलकर के, 0 और 1 से मिलकर के मेरे भाई एक बिट हमारी बन रही होती है। अगर मैं एक निबल की बात करूं तो जब ऐसी 4 बिट मिल जाएंगी तो एक निबल बन जाएगा, जब ऐसी 4 बिट मिल जाएंगी तो एक निबल बन जाएगा, और जब ऐसी 8 बिट मिल जाएंगी तो एक बाइट बन जाएगा, और जब ऐसे 2 निबल मिल जाएंगे तो भी एक बाइट बन जाएगा, ठीक है।
केबी की बात अगर हम करें तो 1024 केबी, केबी के ठीक पीछे वाली यूनिट यानी कि बाइट, तो 1024 बाइट से मिलकर के एक केबी बनता है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो 1024 को आप और हम 2 की घात 10 भी लिख सकते हैं। जहां कहीं भी तुम्हें 1024 लिखा हो उसकी जगह 2 की घात 10 लिखा मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि इन दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। क्योंकि जब आप 2 का गुणा लगातार 10 बार करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। ठीक है, तो चाहे आप 2 की घात 10 लिख दें या 1024 लिख दें, बात एक ही है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं एक केबी बराबर क्या है, तो एक केबी बराबर 1024 और ठीक पीछे वाली यूनिट यानी कि केबी। एक जीबी बराबर तो सेम वही 1024 और ठीक पीछे वाली यूनिट एमबी। एक टीबी बराबर सेम 1024 और ठीक पीछे वाली यूनिट जीबी। एक पीबी बराबर 1024 और ठीक पीछे वाली यूनिट टीबी। एक ईबी बराबर 1024 और ठीक पीछे वाली यूनिट पीबी। एक जेडबी बराबर 1024 ठीक पीछे वाली यूनिट ईबी। एक योट्टाबाइट बराबर 1024 और ठीक पीछे वाली यूनिट जेट्टाबाइट। एक ब्रोंटाबाइट बराबर 1024 और ठीक पीछे वाली यूनिट योट्टाबाइट। और एक जियोब बाइट बराबर 1024 और ठीक पीछे वाली यूनिट आपकी ब्रोंटाबाइट। तो ये हमारा यहाँ पर यूनिट ऑफ मेमोरी हो जाता है। लेकिन ये तो आपके बाइट इसमें बात हो गई, लेकिन कई बार आपसे सबको ही बाइट में पूछ लेता है कि तो 1 जीबी में कितनी बाइट होती हैं, है ना, 1 जीबी में टोटल कितनी बाइट्स होती हैं, ये पूछ लेता है आपसे। तो आप ध्यान रखना, जहां पर हमने 1 केबी को 2 की घात 10 बाइट कहा है, जिस प्रकार हमने 1 केबी को 2 की घात 10 बाइट कहा है, ऐसे ही हम 1 एमबी को 2 की घात 20 बाइट कहते हैं। 1 जीबी को हम 2 की घात 30 बाइट कहते हैं और ये 2 की पावर बढ़ती चली जाती है, 40 बाइट। पीबी को कहेंगे 2 की घात 50 बाइट। ईबी को कहेंगे 2 की घात 60 बाइट। जेडबी को कहेंगे 2 की घात 70 बाइट। योट्टाबाइट को कहेंगे 2 की घात 80 बाइट। और ब्रोंटाबाइट को कहते हैं 2 की घात 90 बाइट। और जियोबाइट को कहते हैं 2 की पावर 100 बाइट। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा ओवरऑल यूनिट ऑफ मेमोरी का जो चैप्टर है वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं कहूं, आपसे पूछा जाए 1 मिलियन बाइट किसके बराबर होता है, तो याद रखना 1 एमबी में 1 मिलियन बाइट होते हैं और 1 जीबी में 1 बिलियन बाइट होते हैं और एक टीबी में मेरे भाई हमारे आपके 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं। 1 ट्रिलियन बाइट जो है वो हमारे 1 टीबी में होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर यूनिट ऑफ मेमोरी का एक पूरा चैप्टर हो जाता है और यहां से सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं इसी बात को, आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत होचपोच हो गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसी को मैं बस अभी समझ में आ गया, अब मैं आपको इसी को साफ सुथरे तरीके से दे देता हूं जिसे तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम देखेंगे कि जो एक बिट है वो किससे मिलकर बनता है, तो 2 बाइनरी डिजिट 0 और 1 से। यही बात मैंने बताई थी, 2 बाइनरी डिजिट 0 और 1 से। एक निबल बराबर 4 बाइट, 1 बाइट बराबर 8 बिट। हाँ, एक निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट। 1 बाइट बराबर 2 निबल भी कह सकते हैं। 1 केबी यानी कि किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, या फिर हम इसे 2 की पावर 10 बाइट भी कह सकते हैं। 1 एमबी बराबर 1024 केबी, जैसे हम 2 की घात 20 बाइट भी कह सकते हैं और इसे हम 1 मिलियन बाइट भी कह सकते हैं, जो कि मैंने आपको वहां पर बताया। सेम 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, इसे अगर 2 की पावर में पूछोगे तो 2 की पावर 30 बाइट और इसे हम 1 बिलियन बाइट भी कह सकते हैं। एक टीबी बराबर 1024 जीबी, 2 की घात 40 बाइट, 1 ट्रिलियन बाइट। एक पीबी बराबर 1024 टीबी और 2 की घात 50 बाइट। एक एक्साबाइट बराबर 1024 पीबी और 2 की घात 60 बाइट। एक जेट्टाबाइट बराबर 1024 ईबी और 2 की घात 70 बाइट। एक योट्टाबाइट बराबर 1024 जेट्टाबाइट और 2 की पावर 80 बाइट। एक ब्रोंटाबाइट बराबर 1024 योट्टाबाइट या फिर 2 की पावर 90 बाइट। और एक जियोब बाइट बराबर 1024 ब्रोंटाबाइट और 2 की पावर 100 बाइट। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए क्या है मेरे भाई, बहुत बहुत जरूरी आपका एक चैप्टर हो जाता है जो मैंने यहां पर आपको बताया। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो आप मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो आप कहेंगे कि भैया जो मेमोरी है उसकी सबसे छोटी यूनिट हमारी आपकी कौन सी होती है, बिट होती है ना। बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। और अगर मैं बात करता हूं कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो याद रखिएगा जियोब बाइट इज द बिगेस्ट, या फिर मैं कहूं लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। कौन सी, जियोब बाइट।
एक बार मुझे आप सभी से यस का कंफर्मेशन चाहिए। क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको क्लियर हैं? फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे, है ना। क्या यहाँ तक की बातचीत आप सभी को क्लियर बताएंगे? भाई आप जो भी कुछ सवाल पूछ रहे हो, आप सभी के मेरे पास कमेंट दिखाई दे रहे हैं, बट मैं सबका जवाब नहीं दे सकता, तो प्लीज यहां पर ना पूछें। आपकी जो भी समस्या है आप कॉलिंग टीम को कॉल कर लें 9818489147, वहां पर अपनी समस्या रखें, जरूर इसका निवारण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी मेमोरी होती है उसे हम ओवरऑल कितने भागों में बांट रहे होते हैं, है ना। कितने टाइप होते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं लगता कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कि जो मेमोरी होती है हमारी, जो मेमोरी होती है हमारी, इसे हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। इसे हम मेनली टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो हम और आप देखेंगे कि दो कौन सी होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम और आप प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, है ना। इसी को हम इंटरनल मेमोरी भी कह देते हैं, इन्हीं को हम इंटरनल मेमोरी भी कह देते हैं। और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, एक हम बांटते हैं इसे सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी हम इसे कहते हैं। साथ ही साथ इसी को हम और आप ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि इसी को हम और आप सहायक मेमोरी भी कह रहे होते हैं। कौन सी मेरे भाई? इसी को हम और आप सहायक मेमोरी भी कह रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो अब आप देखेंगे कि जो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी, इंटरनल यानी कि आंतरिक मेमोरी, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी, और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी मेमोरी, और ऑक्सिलरी यानी कि सहायक मेमोरी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं जो प्राइमरी मेमोरी है, इसे हम कितने भागों में बांटेंगे, तो आप देखोगे कि प्राइमरी मेमोरी को यहां पर मेनली दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है रैम, एक होती है रोम। ठीक है, एक होती है हमारी रैम और एक होती है मेरे भाई रोम। इसके अलावा मुख्यतः दो में बांटते हैं। इसके अलावा एक कैश मेमोरी भी होती है, ये भी इसी का हिस्सा है। एक रजिस्टर मेमोरी भी होती है, ये भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि रैम कितने प्रकार की होती हैं, अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो रैम है भैया ये कितने प्रकार की होती हैं, तो आप याद रखिएगा रैम दो तरीके की होती है। एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। अगर मैं बात करता हूं रोम की, तो रोम तीन तरीके की होती है। एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम, और एक होती है डबल ईपी रोम। एक होती है मेरे भाई हमारी आपकी डबल ईपी रोम। ठीक है, इसके बाद अगर मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं, तो सेकेंडरी मेमोरी को भी हम और आप तीन भागों में बांटते हैं। एक तो होती है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, एक होती है ऑप्टिकल डिस्क, और एक होती है फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक के अंदर क्या आएगा, तो जो एसएस हार्ड डिस्क ड्राइव है हमारी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है हमारी, ये सब इसके अंदर आ जाएंगी। जितनी भी कैसेट होती हैं, सीडी, डीवीडी, ये हमारी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होती हैं। और एसएसडी, यूएसबी ड्राइव, ये हमारी पेन ड्राइव वगैरह, ये हमारी फ्लैश मेमोरी का उदाहरण होती हैं। तो यहां पर हमने एक क्लासिफिकेशन या मैं कहूं टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा कि बताओ डीवीडी किस प्रकार की मेमोरी है। डीवीडी किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी है, इंटरनल है, ऑप्टिकल है, या मैग्नेटिक है? तो आप क्या कहेंगे बताइए।
ठीक है सर, प्लीज हिंदी में भी लिखवा दीजिए। मेरे भाई ये हिंदी में नहीं पूछे जाते, इसमें कुछ हिंदी में है ही नहीं, है तो सिर्फ ये चीजें लिखी जा सकती हैं, इसके अलावा आपको सब इंग्लिश में याद रखना है। प्राइमरी को प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, इंटरनल को आंतरिक कहते हैं, सेकेंडरी को द्वितीयक कहते हैं, एक्सटर्नल को बाहरी मेमोरी कहते हैं, और ऑक्सिलरी को सहायक मेमोरी कहते हैं। बस, ठीक है दोस्त। चलिए अब बात आती है इन सबके बारे में, एक एक करके जान लेते हैं, है ना। तो मैंने आपसे कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, यहां पर मुख्यतः दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो देखो ये वे मेमोरी होती हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता, कोई काम भी नहीं कर सकता। मतलब अगर ये मेमोरी नहीं हुई तो ना तो कंप्यूटर चलेगा और ना ही कोई काम बिल्कुल भी कर पाएगा। बापी सरकार भाई आप ना एक बार कॉलिंग टीम को कॉल कर लो 9818489147। ठीक है दोस्त, चलो तो अब देखेंगे प्राइमरी मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर टू फंक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है, इसे ही हम और आप सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी या फिर आंतरिक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी एक्सेस टाइम्स आर टिपिकली इन माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है जी, अगर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली प्राइमरी मेमोरी जिसे हमने जाना था रैम के नाम से। तो भैया एक पूछ रहे हैं भाई सर रैम फुल फॉर्म भी बता दीजिए। बताऊंगा दोस्त, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सभी चीजें जानेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो रैम है हमारी, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगी मेरे भाई, जो रैम होती है आपकी, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर मैं बात करूं तो रैम को ही हम और आप मेन एक्सेस मेमोरी, मुख्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके बिना, ठीक है बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि रैम को मेन एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना आपका और हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी या फिर मेन एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी होती है ना। तो हम क्या कहेंगे, रैम इज अ टाइप ऑफ अ वॉलेटाइल मेमोरी। अब ये वॉलेटाइल मेमोरी क्या चीज है भैया, है ना। तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि रैम एक प्रकार की कैसी मेमोरी होती है, तो आप और हम कहेंगे रैम एक प्रकार की वॉलेटाइल है। अब ये वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील। अब ये वाष्पशील क्या है भैया, आप तो कठिन से कठिन शब्द बता रहे हो भाई। एक में ये मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो लाइट के जाने पर स्वयं में मौजूद डेटा को खो देती है। उस मेमोरी को आप और हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी, जो लाइट के जाने पर, पावर के कट होने पर स्वयं में मौजूद डेटा को पूरी तरह से नष्ट कर देगी, उड़ा देगी, खो देगी। ठीक है, इसे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, है ना। ये अस्थाई मेमोरी होती है, यानी कि जो रैम है हमारी, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि लाइट के जाने पर स्वयं में मौजूद डेटा को ये भुला दे रही है, उड़ा दे रही है। ठीक है, इसके बाद आंतरिक मेमोरी, तो वो तो मैंने आपको बताया ही था कि ये आंतरिक होती है, क्योंकि हमारे सीपीयू के अंदर, जो हमारे सीपीयू का कैबिनेट होता है, जो बॉक्स होता है, उसके अंदर मदरबोर्ड में लगी हुई होती है। ठीक है ना, ओके। स्थित कहां पर होती है, तो याद रखना मदरबोर्ड पे लगी होती है। हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछे तो मदरबोर्ड पे में ये लगती है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लाइट जाने पर, सप्लाई के बंद होने पर इसमें मौजूद डेटा कैसा होता है, नष्ट हो जाता है आपका। ठीक है, व्हेन द लाइट गोज ऑफ, व्हेन द सप्लाई इज टर्न ऑफ, द डेटा इज इन इट इज डिस्ट्रॉयड। सीपीयू द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में आना अनिवार्य होता है। क्या है मेरे भाई,
बिल्कुल। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी काम आप और हम सीपीयू के अंदर कर, मतलब जो भी काम सीपीयू में होगा वो कहां पर आएगा, सबसे पहले रैम में आपका आएगा। तो आप कहेंगे सीपीयू द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में आना अनिवार्य है और कोई भी प्रोग्राम रन होते समय रैम में जाता है। सीपीयू एवरी वर्क डन बाय इट मस्ट कम टू रैम, यानी कि जो भी कुछ काम होगा ना, जो चल रहा होगा प्रेजेंट में या उसे होते समय रैम में आना अनिवार्य है, बिना रैम में आए वो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। इसके बाद रैम कितने प्रकार की होती है, तो आप और हम कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। रैम मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन अमूमन जरूर पूछता है। तो सबसे पहली चीज डी रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो आप और हम कहेंगे कि जो डी रैम होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगी मेरे भाई? तो आप और हम कहेंगे डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर मैं बात करता हूं एस रैम की, तो एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी हमारी, तो हम कहेंगे एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ेंगे, डी रैम का काम क्या होता है जी, तो इट हैज टू बी रिफ्रेश्ड फ्रीक्वेंटली टू मेंटेन द डेटा। जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसमें डेटा को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ठीक है, ये सस्ती होती है, इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, और ये धीमी होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करती है। ठीक है, और वर्तमान समय में जो आप और हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो इसी डी रैम का ही यूज हमारा सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यूज इन पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन वगैरह हमारे में इसी का यूज होता है। अगर मैं आपसे पूछूं जो डी रैम है ये भी कुछ तरीके की होती है, दो टाइप की, एक होती है एसडीआर और एक होती है डीडीआर। एसडीआर की फुल फॉर्म होगी हमारी सिंगल डेटा रेट वाली डी रैम, और डीडीआर की फुल फॉर्म होती है डबल डेटा रेट वाली डी रैम, जिसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। अच्छा, कई बार पूछ लेता है कि एस डी रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो डी रैम की तो आपको पता ही है, एस डी रैम में एस की फुल फॉर्म और पता चल जाए, तो एस डी रैम की हमारी फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां पर ये गलत लिखा है, इसे ठीक करेंगे, क्या कहेंगे? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्त, और एस रैम क्या है हमारा? एस रैम, तो हम कहेंगे एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है ना, इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। ये महंगी होती है, तेज होती है, विद्युत यानी कि लाइट की भी ज्यादा आपका लाइट कंज्यूम करती है। ठीक है, और इसका प्रयोग नॉर्मली नहीं किया जाता। तो आपको बस ये जानना है कि जो डी रैम है ये रिफ्रेशेबल होती है, इसे रिफ्रेश करना पड़ता है, और एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। यहीं से आपका सवाल सीधा सीधा बन जाता है। ठीक है जी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दो चार मिनट पेशेंस रखेंगे। ये हमारी हो गई रैम के बारे में, यानी कि रैम के बारे में एक डिटेल हमने यहां पर जान ली। अब अगर मैं बात करता हूं रोम की, तो आप देखोगे तो रोम की हमारी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? तो हम और आप कहेंगे रीड ओनली मेमोरी। और रोम किस कॉन्सेप्ट पर काम करती है? तो रोम का एक कॉन्सेप्ट होता है वॉम। वॉम यानी कि राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिखो बार बार, एक बार लिखो और बार बार पढ़ो। ठीक है, तो हम कहेंगे रोम राइट वंस रीड मैनी। अगर मैं देखूं जो रोम है हमारी, ये एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल यानी कि गैर वाष्पशील, गैर वाष्पशील यानी कि लाइट के जाने पर भी इसमें जो डेटा सेव किया गया था वो बना रहेगा, वो नहीं उड़ेगा। तो ये आपकी कैसी होती है? ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। दिस इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, है परमानेंट मेमोरी, इसीलिए ये एक स्थायी मेमोरी होती है। और डेटा इन इट व्हेन द लाइट गोज ऑफ, व्हेन द सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ, डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। लाइट जाने पर, सप्लाई के बंद होने पर इसमें मौजूद डेटा हमारा नष्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रोम में उपस्थित एक स्थायी प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? बायोस कहा जाता है। ठीक है, द परमानेंट प्रोग्राम प्रेजेंट इन रोम इज कॉल्ड बायोस। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि बायोस किस मेमोरी में लोड किया जाता है, तो याद रखना बायोस को रोम में लोड किया जाता है। कहां पर? रोम में। और इस बायोस की फुल फॉर्म क्या है? तो हम और आप कहेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
क्या होगी, तो हम कहेंगे कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम का प्रयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह बनाने में किया जाता है, और इसे बनाते समय ही इसमें एक प्रोग्राम डाल दिया जाता है। जब रोम बनाते हैं उसी समय इसमें एक प्रोग्राम डाल दिया जाता है जिसे हम बायोस कहते हैं। द प्रोग्राम इज पुट इन द at the time of making it inside this memory there is a program BIOS। अगर आपसे पूछा जाए कि रोम को बनाते समय उसमें जो प्रोग्राम लोड किया जाता है उसका नाम क्या है, तो हम और आप कहेंगे BIOS होता है। अब इस BIOS का काम क्या है ना, इसका काम क्या है, तो आप कहेंगे देखो, जब भी आप अपने कंप्यूटर को जस्ट स्टार्ट करते हो, है ना, जब भी आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हो, तो जैसे ही आप बटन दबाते हो सीपीयू का पावर ऑन करने के बाद, तो क्या होगा वहां पे, तो जैसे ही आपने बटन दबाया तो आपका सीपीयू में सबसे पहले जो चालू होगा वो बायोस ही होगा। और ये क्या काम करेगा, ये पूरे कंप्यूटर के हर एक डिवाइस तक लाइट भेजेगा, और ये पता करेगा क्या हर एक डिवाइस तक लाइट पहुंच रही है। तो इसीलिए आप देखते होंगे आपके माउस में, आपके कीबोर्ड में लाइटें जलती है, तीनों बट लाइट जल जाएंगी, कीबोर्ड की, माउस की लाइट जल जाएगी, फिर वो बंद हो जाएगी, फिर हमारा कंप्यूटर धीरे धीरे चालू होगा, उसके बाद फिर भी लाइटें जलेंगी, है ना। तो हम कहेंगे दिस इज अ फर्स्ट प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर दैट विल रन फर्स्ट। तो यह कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम होता है जो हमारा सबसे पहले चलता है। ठीक है जी। इट चेक्स वेदर ऑल पार्ट्स आर रनिंग, कीबोर्ड लाइट रन्स ऑन व्हेन टर्न ऑन, यानी कि चेक करता है कि सभी पार्ट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, जैसे कि कीबोर्ड की लाइट वगैरह जलना ईटीसी। कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने हेतु टू बूट और स्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसकी जरूरत हमें पड़ती है। और बायोस को ही आप और हम पोस्ट के नाम से भी जानते हैं, और पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है हमारी, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होती है। इसके अलावा हमारे सीपीयू में ही, हमारे कंप्यूटर में ही, कैबिनेट में ही एक मेमोरी लगी होती है जिसे हम और आप सीमोस बैटरी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो सीमोस बैटरी की फुल फॉर्म क्या होगी, आप और हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होती है। और सीमोस का मुख्य कार्य कंप्यूटर की घड़ी को चलाना है। द मेन फंक्शन ऑफ द सीमोस इज टू रन द कंप्यूटर्स क्लॉक। ठीक है जी, ये हमारी यहां पर बात हो गई। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं किस चीज की, कि जो हमारी क्या थी, रोम थी, तो रोम के हमने कुछ टाइप जाने थे शुरुआत में, कि रोम मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वे टाइप कौन कौन से हैं, तो एक तो होती है हमारी रोम में पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होती है ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होती है डबल ईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अंतर क्या है तीनों में, देखिए जब शुरुआत में पी रोम बनाई गई थी तो इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें डेटा को तुम एक बार फीड तो कर सकते हो, लेकिन जो फीड हो गया ना तो वो डिलीट होगा और ना तुम उसकी जगह कोई दूसरा डेटा भर सकते, मतलब एक रोम में एक ही बार डेटा डाला जा सकता था। ये हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बनाते टाइम इसे खाली बनाया गया, बस एक बार इस पर प्रोग्रामेबल इसे किया गया, उसके बाद नहीं। लेकिन उसके बाद इसका एक अपडेटेड वर्जन बनाया गया जिसे कहा गया ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो पी रोम पहले इरेज नहीं हो पा रही थी वो अब इरेज हो सकती है। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन थी कि उसे इरेज करने के लिए यूवी रेडिएशन, पराबैंगनी किरणों की मदद चाहिए होती थी। फिर इसका भी एक और अपडेटेड वर्जन आया जिसे कहा गया डबल ईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहां पर जो डेटा है हमारा वो किसके माध्यम से इरेज होने लगा, लाइट के माध्यम से। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे डबल ईपी रोम का, हमारी पेन ड्राइव आप कंप्यूटर में लगाते हो इलेक्ट्रिसिटी तौर पे, और मतलब आपने उसे लगाया और डायरेक्टली कट किया, कॉपी किया, फिर से जो डेटा था पुराना उसे हटा दिया, नया डेटा यूज कर लिया, तो ये हमारी इसकी उदाहरण है। तो जो बातें मैंने बताई सेम वही बातें यहां लिखी हैं। सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म्स, पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्री मेमोरी इज क्रिएटेड व्हाइल क्रिएटिंग, द कंटेंट कैन बी चेंज्ड वंस आफ्टर इट इज क्रिएटेड। बनाते समय खाली मेमोरी बनाई जाती है और इसे निर्माण के बाद कंटेंट को एक बार बदला जा सकता है। कैन बी रिटन ओवर एंड ओवर अगेन, जो ईपी रोम से बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है, लेकिन इरेज्ड बाय
यूवी रेडिएशन, इट इज इरेज्ड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों की सहायता से इसे मिटाया जाता है। और अगर मैं डबल ईपीरोम की बात करूं तो जो मैंने समझाया था जस्ट वही चीज है। इसकी फुल फॉर्म हमारी होगी क्या, इसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दिस द प्रोग्राम इज चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। इसीलिए इसे हम फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रोग्राम को विद्युत की मदद से चेंज किया जाता है, इसलिए इसे आप और हम फ्लैश मेमोरी भी कह रहे होते हैं। अभी चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जितनी बातें आपने पढ़ी हैं उतनी बातों से एसएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं सीजीएल में, वो मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा। और जब आप इनके आंसर दे लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी हम एकदम सही चीजें पढ़ रहे हैं, और अगर आएंगे तो हम इन्हें कर लेंगे। क्या है जी, तो देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? भैया 12 ही क्यों लाए, पहला नंबर क्यों नहीं दिया इसे? भाई आपकी आंसर की का क्वेश्चन है, सीधे सीधे जो आया है उसे ही मैंने यहां उठाकर रखा है। पढ़ो, रोम का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? जो रोम होती है हमारी, इसका यूज मेनली किस लिए किया जाता है? 20 जनवरी 2025 एसएससी सीजीएल मेंस। तो रैंडम डेटा को एक्सेस करने के लिए नहीं, अस्थायी डेटा स्टोरेज के लिए नहीं, स्थायी एक्सेस के लिए फाइलें स्टोर करना, या बायोस या फर्मवेयर को स्टोर करना। तो इसका जो मुख्य काम था वो बायोस फर्मवेयर को स्टोर करना है। तो इसका बी जो है हमारा वो बेहतर आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 जनवरी 2025 को पूछा गया, अपने आप आंसर आएगा आपका। पढ़ो क्या कह रहा है भैया। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोम के एक प्रकार का उदाहरण है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कई बार इरेज किया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम भी किया जा सकता है? किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक रूप से। इलेक्ट्रॉनिक रूप से इरेज करने की बात कह रहा है, बताओ आंसर क्या होगा? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोम के प्रकार? तो भाई ईपीरोम ये डेटा को इरेज तो करता है लेकिन पराबैंगनी किरणों की सहायता से, इसमें तो इरेज ही नहीं होता। मास्क रोम भी नहीं होगा, डबल ईपीरोम। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो सवाल देखने में बड़ा सा लगेगा तुम्हें, है ना, लेकिन जब ध्यान से देखोगे ये भी 19 जनवरी को पूछा है। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? रैम अस्थिर मेमोरी होती है, यानी कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जी हाँ, जिसका अर्थ है कि जब बिजली बंद हो जाती है तो डेटा नष्ट हो जाता है। जी हाँ, ये बात सही है। रोम का उपयोग कंप्यूटर को बूट करने हेतु आवश्यक इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, ये बात भी सही है। और हमसे पूछी भी क्या है? सही है। कई बार ऐसा पूछ लेता है कौन सा सही नहीं है। अगर सही नहीं है पूछा होता तो हम कहते हैं ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों ही सही है। लेकिन क्योंकि पूछा है कौन सा सही है तो हम और आप कहेंगे एक और दो दोनों सही है। तो यहां से आपको एक मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ जी, जो चीजें हमने जस्ट अभी अभी पढ़ी हैं वो हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि वहां से किस प्रकार से। और ये मैं ऐसा नहीं कि आपको समझाने के लिए सरल से सवाल खुद ले आया हूं, भाई ये पूछे गए सवाल हैं आपके। ठीक है, चलो। तो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्या होता है मैंने अभी अभी बताया। अगर मैं और स्पीड में एक बार क्विक रिवाइज कराऊं कि कौन कौन सी मेमोरी सिर्फ वॉलेटाइल होंगी, कौन कौन सी नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल की परिभाषा क्या बताई थी? स्टोरिंग दिस मेमोरी रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर व्हेन द लाइट गोज ऑफ द डेटा प्रेजेंट इन इट इज गेट्स इरेज्ड। इस मेमोरी को संग्रहित रखने के लिए लगातार पावर की आवश्यकता होती है, लाइट जाने पर इसमें मौजूद डेटा मिट जाता है। एग्जाम्पल रैम, एस रैम, डी रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी आदि। अगर मैं बात करता हूं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की, तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है आपकी?
अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई हमारे आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की, तो हम और आप कहेंगे कि इस मेमोरी में मौजूद डेटा लाइट के जाने पर भी स्टोर बना रहता है, लाइट जाने पर इसमें मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता। द डेटा प्रेजेंट इन दिस मेमोरी इज स्टोर्ड इवन when the light goes off, the data present in it is not deleted when the light goes off, लाइट जाने पर भी नहीं जाता। उदाहरण रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। इसके अलावा जितनी भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होंगी, जितनी भी हमारी क्या होंगी मेरे भाई, सेकेंडरी मेमोरी होंगी, एसएसडी, मैग्नेटिक, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी की सारी नॉन वॉलेटाइल यानी कि परमानेंट होती हैं। क्लियर है जी। चलो, इसके बाद मैंने आपको रैम के बारे में बता दिया, रोम के बारे में बता दिया। एक और मेमोरी बताई थी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, यहां से भी अमूमन सीधा सीधा एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फास्ट प्राइमरी मेमोरी। है ये प्राइमरी मेमोरी ही, लेकिन उसमें भी एक स्पेशल टाइप है। क्या है जी स्पेशल टाइप, एक विशेष प्रकार की तीव्र प्राइमरी मेमोरी होती है। द फ्रिक्वेंटली यूज डेटा इज केप्ड इन द कैश मेमोरी। बार बार प्रयोग में लाए जाने वाला डेटा कैश मेमोरी में ही स्टोर होता है। आप लोग देखते होंगे कि जब हम हर रोज अपने फोन को यूज करते हैं तो हमारी कैश मेमोरी भर जाती है। मतलब जो एप्लीकेशन हम हर रोज यूज कर रहे हैं, जो इंस्टाग्राम हम हर रोज चलाते हैं, तो वो हमारी कैश मेमोरी में रहता है। ठीक है, जिससे कि वो जल्दी एक्सेस हो जाती है वो चीजें। ठीक है, तो बार बार प्रयोग में लाए जाने वाले डेटा कहां आएगा, कैश में। और सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि कैश मेमोरी मौजूद कहां होती है, तो हम याद रखेंगे जो कैश मेमोरी की लोकेशन है वो होगी आपकी सीपीयू और रैम के बीच में। कहां पर मेरे भाई, तो कैश मेमोरी सीपीयू एंड इज लोकेटेड बिटवीन रैम, है ना। सीपीयू एंड इज लोकेटेड बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी, यानी कि कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के मध्य स्थित होती है, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य स्थित होती है। कैश मेमोरी को हम और आप सीपीयू की मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि कैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी ऑफ सीपीयू। ठीक है मेरे भाई, आप देख सकते हैं ये सीपीयू है, ये प्राइमरी मेमोरी है, इसके बीच में हमारी कैश मेमोरी मौजूद है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब भी सीपीयू को किसी डेटा की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले किससे मांगता है, तो याद रखना, व्हेन द सीपीयू नीड्स डेटा इट्स लुक्स फर्स्ट इन कैश मेमोरी। वो सबसे पहले कैश मेमोरी में ही उस डेटा को ढूंढता है। ये है हमारी सीपीयू, ये है हमारा रैम, और सीपीयू और रैम के बीच में मौजूद होती है हमारी आपकी कैश मेमोरी, है ना। कौन सी मेरे भाई, तो इसके बीच में हमारी मौजूद होती है कैश मेमोरी। ठीक है, तो अगर मैं इन्हीं बातों को वन लाइनर के तौर पर बताऊं तो देखेंगे कि सीपीयू और रैम के बीच की मेमोरी कौन सी है, मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम हम कहेंगे कैश मेमोरी। सीपीयू डायरेक्टली डेटा कहां से लेता है, तो हम कहेंगे कैश से लेता है। सीपीयू डायरेक्टली टेक्स डेटा फ्रॉम कैश। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो रजिस्टर पहले नंबर पर है, कैश दूसरे नंबर पर है। द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रजिस्टर ऑब्लिक कैश। सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी। किसी मेमोरी का सीपीयू तक डेटा उपलब्ध कराने में जो समय लगता है, उस लगने वाले समय को मेमोरी एक्सेस टाइम कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी मेमोरी तक डेटा को पहुंचाने में द टाइम टेकन बाय अ मेमोरी टू मेक डेटा अवेलेबल इन टू द सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड आपकी कौन सी, एक्सेस टाइम। ठीक है, और इससे पहले क्या कहा है यहाँ पे कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो देखो सबसे तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर की रजिस्टर। लेकिन अगर रजिस्टर ऑप्शन में ही मौजूद नहीं है तो आप रजिस्टर की जगह कैश मेमोरी लगा सकते हो, क्योंकि ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मेमोरी है ना। तो इसमें कंफ्यूजन लाना ही नहीं है कभी। कई बार मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आते हैं, सर रजिस्टर तेज है कैश। भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय करेंसी का नोट सबसे कैसा है, सबसे छोटा है। अब मैं अगर आपको ऑप्शन दूं 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का या 1 का, तो चलो अब बहुत कम यूज में आता है, मैं दोबारा देता हूं, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, तो आपका आंसर होगा 10 का। लेकिन अगर मैं कहूं कि कौन सा सबसे छोटा और मैं 10 का ऑप्शन भी ना दूं, मैं कहूं 50, 100, 200, 500, तो आप कहोगे 50 का। तो ऑप्शन पर कई बार हमारे आंसर जो है वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो स्पीड अगर आप देखेंगे तो सबसे तेज है यहाँ पर सीपीयू रजिस्टर की, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद मैग्नेटिक, उसके बाद ऑप्टिकल, उसके बाद मैग्नेटिक टेप। आपको ऊपर के दो तो याद रखने ही रखने हैं, पूरे याद ना भी रख पाए तो।
और इसी के साथ हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हो जाती है कंप्लीट। कौन सी मेरे भाई? इसी के साथ जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो हो जाती है कंप्लीट। एक बार मुझे आप सभी लोगों से कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ जी हमें यहां तक की बात समझ में आ चुकी है। अब हम इसके आगे की प्राइमरी मेमोरी, अब हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानने के लिए तैयार हैं। ठीक है मेरे भैया, बात क्लियर और नॉट एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी मुझे, देन मैं आगे बढ़ता हूं और चीजों को समझेंगे। क्या है हमारी, तो हम और आप देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? तो हम और आप देखेंगे, इसे हम और आप कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी। ओके, तो इट इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल ऑक्सिलरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोसेसर, दीज आर यूज टू बैकअप मेमोरी। यानी कि ये एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि परमानेंट है। ठीक है, सहायक है क्योंकि ये दूसरी मेमोरी अगर कम बढ़ जाए तो सहायता कर सकती है, और बाहरी मेमोरी क्योंकि ये कंप्यूटर के बाहर होते हैं कहीं ना कहीं, है ना। ये कंप्यूटर प्रोसेसर से सीधे एक्सेस नहीं करती, इनका प्रयोग बैकअप मेमोरी के रूप में, इनका जो यूज है मेरे भाई वो बैकअप मेमोरी के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसे हम एक्सटर्नल, बाहरी, ऑक्सिलरी, सहायक, नॉन वॉलेटाइल भी कहते हैं। ठीक है जी, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि जो हमारी ये मेमोरी है इसे हम कुछ भागों में क्लासिफाइड करते हैं। जैसे अगर मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं तो इसे दो भागों में क्लासिफाइड किया गया, पहले तो सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का सिर्फ एक ही उदाहरण होता है मैग्नेटिक टेप, और बाकी सारे उदाहरण डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के हैं। तो कई बार इसे तो साइड ही कर देता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को तीन ही भागों में बांटता है, जैसे मैंने बांटा था। कौन कौन सी? तो एक तो मैग्नेटिक डिस्क, एक ऑप्टिकल डिस्क, एक मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क में आती है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क। सीडी के अंदर आती है, ऑप्टिकल के अंदर आती है सीडी, डीवीडी, ये चीजें। और मेमोरी स्टोरेज यानी कि फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, यूएसबी, एसएसडी, ये हमारी इसके अंदर आएंगी। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर एक एक करके आपको इन सभी के बारे में बताऊं तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक स्टोरेज है हमारा, यानी कि इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू स्टोर डेटा थ्रू मैग्नेटिक मीडियम। ये मैग्नेटिक माध्यम से डेटा को स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है। और इसके एग्जांपल कौन से? मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, है ना, जिप फाइल्स, विंचेस्टर, ये सारी जिसमें मैग्नेटिक आपका उसके यूज होगा, मीडियम का यूज होगा, वहां पर हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज होगी। ठीक है, अगर मैं ऑप्टिकल की बात करूं, ऑप्टिकल स्टोरेज की, तो हमारा आप कहेंगे इन दिस डेटा इज रिटन एंड रीड विद अ लेजर, इन दिस द डेटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, फॉर दिस लेजर बीन अ टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। यानी कि इनमें डेटा को लेजर से लिखा और पढ़ा जाता है, और इसमें डेटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। इसके लिए लेजर बीम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर बीम तकनीक का प्रयोग मेरे भाई किया जाता है। तो सीडी रोम, डीवीडी रोम, डीवीडी रैम, वॉम आदि, यानी कि जितनी भी सीडी डीवीडी वगैरह होंगी ये सारी की सारी हमारी गोल कैसेट्स ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण होती हैं। और फ्लैश, तो इट इज अ सेकेंडरी मेमोरी विच कैन बी इरेज्ड मल्टीपल टाइम्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन बी रीप्रोग्राम्ड और लोडेड। यानी कि ये एक सहायक मेमोरी है जिसे लाइट की सहायता से कई बार मिटाया जा सकता है और दोबारा से भी लोड किया जा सकता है, जैसे कि यूएसबी, थंब ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डिजिटल कार्ड, ये सभी। ओके, अब अगर मैं इन सभी डिवाइसेस के बारे में एक एक करके बात कर लूं, है ना। अब अगर मैं इन सभी, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछा जाता है, ये तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है वो बात हो गई, लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि फ्लॉपी डिस्क है क्या, कैसी दिखती है, सीडी क्या है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स अगर हम जाने तो बस यही जानना बाकी है, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट। ठीक है, तो हम जानेंगे सबसे पहले एफडीडी। सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि फ्लॉपी डिस्क क्या है? ये एक मेमोरी ड्राइव है आपकी। ठीक है, कैसी है, कौन सी है? तो हम कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, एफडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? हम कहेंगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है। और एफडीडी का दूसरा नाम फ्लॉपीज या फिर डिस्केटीज भी हमारा होता है। फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की होती हैं? तो हम कहेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है 8 इंच वाली, जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती थी उसमें 80 KB डेटा आता था। 5.25 इंच की में 360 से 1.2 MB। जो सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, वो है 3.5 इंच वाली।
कौन सी 3.5 इंच वाली, यानी कि 1.44 MB तक। कितनी? 1.44 MB, है ना। तो इंडेक्स होल का संबंध किससे होता है? इसी फ्लॉपी डिस्क से मेरे भाई होता है। अगर मैं बात करता हूं HDD की, तो हम और आप कहेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD की फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे HDD की फुल फॉर्म होती है आपकी हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, इसे फिक्स डिस्क भी कहते हैं क्योंकि ये सीपीयू के अंदर फिक्स रहती है। ज्यादा स्टोरेज क्षमता होती है इसकी, सबसे हटा देंगे क्योंकि अब सबसे नहीं रही, है ना। तो हमारा आप कहेंगे इसमें ज्यादा स्टोरेज आता है, जैसे कि 256, 512, 1024, और आजकल रिमूवेबल हार्ड डिस्क भी आने लगी हैं मार्केट में, जिन्हें आप जब जरूरत पड़े तब यूज करो, है ना, और फिर हटा दो। ठीक है मेरे भाई, लाइक पेन ड्राइव की तरह भी आप बड़े डेटा को लिए इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है इसे चलाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी यूज होती है, उन टेक्नोलॉजी का नाम क्या है या उनकी फुल फॉर्म क्या है? तो एक तो होती है आटा, साटा, पाटा। क्या है जी? एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SCSI की फुल फॉर्म क्या होगी? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये फुल फॉर्म हमें सीधी सीधी पता होनी चाहिए। जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर एक गोल कैसेट घूमती है, और उस कैसेट की घूमने की स्पीड को आप और हम RPM कहते हैं। यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है, इसके घूमने की गति को, स्पीड को RPM यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट कहा जाता है। ठीक है जी। अब हाल ही में हार्ड डिस्क, हाल ही तो नहीं कहेंगे, हार्ड डिस्क का एक अपडेटेड वर्जन आ चुका है मार्केट में, जिसे आप और हम SSD कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसे आप और हम SSD कहते हैं। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव है, और SSD की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव है। कौन सी है? सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, SSHD की फुल फॉर्म होगी। It is also known as electronic disk. Its speed 35 to 100 microseconds, due to which it has many times more speed and storage capacity than hard disk. यानी कि जो SSD होती है ये हार्ड डिस्क का ही एक अपडेटेड वर्जन है आपका, और ये हार्ड डिस्क से बहुत ज्यादा तेज होती है और इसमें बहुत ज्यादा डेटा आ सकता है। ये हार्ड डिस्क से हल्की होती है और हार्ड डिस्क की जगह जगह कम घेरती है, लेकिन हार्ड डिस्क से महंगी होती है। बस ये कुछ फैक्ट याद रखने हैं, है ना। तो हम कहेंगे इट इज एन ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, और इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्पीड 35 से 100 माइक्रोसेकंड में होती है, जिसके कारण हार्ड डिस्क से कई ज्यादा गुना ये तेज और स्टोरेज क्षमता रखते हैं, और ये महंगी भी होती है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की, तो अब तो आप लोग नहीं देखते होंगे इनका यूज, लेकिन पुराने समय में इसका बहुत यूज होता था। डैग होती थी, उनमें लगता था। इन ओल्डन डेज ऑडियो कैसेट इज सिक्वेंशियल मीडियम, तो यही मैग्नेटिक टेप हमारी एक सिक्वेंशियल मीडियम का उदाहरण होते थे। यानी कि जो भी गाने पर तुम्हें जाना है तो एक एक करके जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्टली चले जाओगे, एक एक करके सिक्वेंशियल। लेकिन इसके अलावा हम जितने पर बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सेस है। सीडी की अगर मैं बात करूं तो सीडी, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है अब। तो सीडी की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहली चीज तो कॉम्पैक्ट डिस्क है। एक सीडी में अमूमन जनरली कितना डेटा आ सकता है? तो याद रखेंगे एक सीडी में 700 MB तक का डेटा आ सकता है। जो सीडी में आपकी पीछे लाइन स्पेस होती है वो कितनी होती है? 3.6 mm, और थिकनेस कितनी होती है? 1.2 mm। SSC CHSL मेंस में ये सवाल पूछा गया था जब वो कंप्यूटर जुड़ा था, और पहली बार SSC CHSL मेंस हुआ था, तो उसमें एक सवाल पूछा था कि किसी सीडी का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो कितना होता है? तो हमारा आप याद रखेंगे उसका डायमीटर 120 mm यानी कि 12 सेंटीमीटर होता है। mm में पूछेगा तो 120 और सेंटीमीटर में पूछेगा तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है। CDR की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDR की फुल फॉर्म क्या होगी? तो हमारा आप कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होगी। अगर मैं बात करूं CDRW की फुल फॉर्म क्या होगी? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होगी। और अगर मैं बात करूं CD-ROM की फुल फॉर्म क्या होगी? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये सवाल आपसे सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं इनकी फुल फॉर्म्स को लेकर के। और जो CD DVD होती हैं, आपने देखा होगा कि उनकी प्लास्टिक कुछ ऐसी होती है, अगर आप सूर्य की किरणों से उन्हें रखोगे तो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो वो कौन सी प्लास्टिक इसमें यूज होती है? तो याद रखिएगा
पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है और लेजर बीम लाइट लगी होती है। सीडी रोम को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। जो सीडी रोम होती है हमारी, इसे हम और आप ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं और सीडी रोम को आप और हम वॉर्म डिस्क भी कहते हैं। सीडी रोम को हम और आप किस नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे हम और आप वॉर्म डिस्क के नाम से भी जान रहे होते हैं। ठीक है जी, बस इतनी ही बात तो मैं सीडी के बारे में जाननी थी। अब वॉर्म क्या है जी, तो वॉर्म की फुल फॉर्म कहते हैं राइट वंस रीड मैनी। डीवीडी क्या है जी, डीवीडी, तो डीवीडी की फुल फॉर्म हमारी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क नहीं है ना। हम देखेंगे जो डीवीडी होती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो हमारा आप कहेंगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है डीवीडी की फुल फॉर्म। ठीक है, डीवीडी कितने प्रकार की होती हैं, तो हम कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीवीडी। हम कहेंगे एक होती है आपकी कौन सी, सिंगल लेयर वाली, और एक होती है डबल लेयर वाली। तो साइज में सीडी के ही बराबर होगी, देखने में सीडी के ही बराबर है, लेकिन जो इसकी स्टोरेज क्षमता है वो 6 गुना अधिक होती है स्टोरेज डीवीडी से। यानी कि इसका जो लाइन स्पेस है वो 0.74 mm, थिकनेस 0.6 mm और डायमीटर जो है वो आपका 120 mm या फिर 12 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर मैं बात करता हूं आपसे ब्लू रे डिस्क की, एक और हमारी अगली जिसे हम कहते हैं ब्लू रे डिस्क, तो ये और बड़े बड़े डेटा को लाइक एचडी वीडियोस को सेव करने के लिए होती है। और आपके सिंगल लेयर वाली में कितना डेटा आता है, 4.7 जीबी जनरली, डबल लेयर वाली में 8.5। ज्यादातर पेपर में ये वाला पूछा जाता है 4.7 जीबी वाला। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ब्लू रे डिस्क, तो एचडी वीडियो यानी कि हाई डेफिनेशन की वीडियो डीवीडी की भी तुलना में 5 गुना अधिक डेटा आता है। सिंगल लेयर वाली में 50 जीबी, डबल लेयर वाली में सिंगल लेयर में 25 जीबी, डबल लेयर में 50 जीबी। डायमीटर इसका 120 mm से 12 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये हमारी ब्लू रे डिस्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जनरली छोटे मोटे 300-400 MB तक के डेटा के लिए कौन सी यूज कर सकते हो, सीडी। 3-4 जीबी तक के लिए कौन सी यूज कर सकते हो, तो डीवीडी। और अगर आपको 20 जीबी से भी बड़ा डेटा यूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, ब्लू रे डिस्क का। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी आखिरी टाइप पर जिसका नाम था फ्लैश मेमोरी। और मैंने आपसे कहा था कि इसे डबल ईपी रोम भी कहते हैं या इसके अंदर डबल ईपी रोम लगी होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो एग्जांपल पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा मेमोरी, यूएसबी, थंब ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सभी ऐसी होती हैं कि इन्हें कंप्यूटर में लगाओ, डेटा कॉपी करके डिलीट करो, दोबारा से यूज कर लो, है ना। रीयूजेबल ये होती है हमारी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर सिर्फ यूएसबी की फुल फॉर्म जानोगे तो ये होती है हमारी यूनिवर्सल सीरियल बस। और यूएसबी एफडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव। एमसी की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे मेमोरी कार्ड है। और एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो हमारा आप कहेंगे सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। और वीएम क्या है, तो हमारी एक वर्चुअल मेमोरी होती है। बस इतनी ही बात आपको इसके बारे में जाननी थी, बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना। ये चैप्टर हो तो और भी बढ़ा सकता है, लेकिन और बड़ा तुम्हें करना नहीं है, क्योंकि जितना मोर देन सफिशिएंट आपके लिए है ना, उतना मैंने आपको यहाँ पर उससे भी ज्यादा चीजें कराई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।